नमस्कार दोस्तों, PWOnlyIS पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में हमारी 3 इंपॉर्टेंट स्पीसीज की बात करने वाले हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में स्पीसी बेस्ड क्वेश्चन हमेशा मिलते रहते हैं और साथ ही साथ आज एक क्वेश्चन भी फ्रेम किया गया है आप लोगों के लिए कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं बिहेवियर को नोट कराते हुए, है ना। और एक क्वेश्चन आपसे PYQ पूछा ही जाता है। और एक और बात कि पिछला जो हमारा सेशन रहा था पिछले फ्राइडे को, उसमें हमने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर भी आज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए अंत तक। देखो, आज हमारे पास में 3 स्पीसीज है ना। उनमें पहली स्पीसीज तो रहेगा इंडियन ग्रे वॉल्फ, भेड़िया। उत्तर प्रदेश वाला जो इंसिडेंट हुआ था ना, उसको लेकर के है ये। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अपने आप में। दूसरा हम बात करेंगे कि राजस्थान में एक इंडिया का नेटिव ट्री है, दैट इज सेमल ट्री, सेमल का पेड़। इसकी लगातार कटाई होने की वजह से पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, एरिया बहुत डिक्लाइन कर रहा है। तो ये ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिखने में बड़ा अट्रैक्टिव है ना। और तीसरा हम बात करने वाले हैं हिमालयन मेगापी के बारे में कि किस तरीके से इनकी पॉपुलेशन एक्सपेंड होती हुई दिखाई दे रही है और अलग अलग एरिया में इनको अभी नोट किया गया है। तो इनके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि इनके कितने अपीयरेंसेज है, कितने वेरिएंट्स हैं। राइट, तो 3 स्पीसीज हैं। फर्स्ट हमारी बात होती है इंडियन ग्रे वॉल्फ के बारे में। देखो, ऑपरेशन भेड़िया चलाया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्योंकि ये भेड़िया है ना, इनकी एंट्री हो जाती है उत्तर प्रदेश के बहराइच डिस्ट्रिक्ट के गांव में और वहां पर वो बच्चों को हंट कर रहे हैं। तो ऐसे में इनको टैकल करने का एक तरीका निकाला गया कि जी, गुड़िया ली और उसके ऊपर बच्चों का यूरिन लगाया, जिससे कि यूरिन की जो स्मेल है उसके चलते ये भेड़िया उस पर्टिकुलर डॉल की तरफ अट्रैक्ट होगा और उसको फिर ट्रैप में हम कैच कर लेंगे। इस तरीके से ये पूरा प्रोग्राम हुआ। साथ ही साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया कि कैसे हम इनको कैप्चर कर सकते हैं। तो ये भेड़िए देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनको एक बार डिटेल में देखते हैं। देखो, इनका साइंटिफिक नेम है कैनिस लापू लुप कैनिस लुपुस पेलिपेस। कैनिस लुपुस पेलिपेस सब स्पीसी है ये ग्रे वॉल्फ की, जिसके बहुत सारे वेरिएंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। रेंज की बात करें तो ये साउथ वेस्ट एशिया से लेकर के इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब हमारे रीजन में भी अच्छी खासी इसकी प्रेवलेंस मिल जाएगी। ये जनरली रहना कहां पसंद करते हैं? वार्मर कंडीशन में। ठंड जहां नहीं रहती, ज्यादातर गर्मी ठीक ठाक मेंटेन रहती है, वहां पर रहना ये पसंद करते हैं। और इसी वजह से इनके बीच में इनके अंदर एक अडेप्टेबिलिटी भी आ गई। वो क्या कि जनरली भेड़िए जो होते हैं उनके पास में लग्जूरियंट विंटर कोट होता है, मोटी थिकनेस वाली इनकी स्किन होती है या फिर फर बोलो, वो होती है, वो कोट होता है। पर ये जो इंडियन ग्रे वॉल्फ है इनके पास में ये खत्म हो चुका है, कारण कि ये वार्म कंडीशंस में रहते हैं, इसलिए इनके पास में ये नहीं मिलता है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। इसके अलावा तिब्बतन एरिया में और अरेबियन पेनिनसुला की तरफ रहने वाले जो वॉल्फ हैं उनके बीच में कहीं ये रिलाई करते हैं। अगर हम इनकी कैटेगरी की बात करें, बिहेवियर, ये छोटे छोटे पैक्स में, छोटे छोटे ग्रुप्स में आते हैं, आवाज बहुत कम करते हैं, साइलेंट किलर्स हैं, ज्यादा ये रात को निकलते हैं और इनका हंट करने का टाइम होता है शाम से लेकर के सुबह जो होती है ना, भोर का समय, शाम का टाइम, गोधूली वेला से लेकर के डस्क से लेकर के डाउन तक। इसका मतलब रातों रात ये पूरा खेल करते हैं और यही चीज अभी यूपी में देखी भी गई है। हैबिटाट की बात करें तो ये स्क्रब्स में रहना पसंद करते हैं, झाड़ फूस वाला एरिया, थोड़ा ग्रासलैंड एरिया हो या कोई सेमी एरिड एरिया जहां पर आपको एग्रो इकोसिस्टम देखने को मिल जाए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती हुई मिल जाए और साथ में थोड़ा बहुत पेड़ पौधे भी, जंगल का एरिया भी मिल जाए, उसमें ये रहना पसंद करते हैं। तो ये इनका हैबिटाट हो गया। इसके अलावा इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मैंने बता दिया आपको, कहां वेस्ट, साउथ वेस्ट एशिया से लेकर के और आपका आराम से इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक इनका एक्सपेंशन मिल जाएगा। IUCN में ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इनको शेड्यूल फर्स्ट में डाला हुआ है और साइट्स में अपेंडिक्स फर्स्ट में। अब आप देखोगे कि यूपी में जब इनकी एंट्री हुई तो वहां पर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है ना, उनके द्वारा एक रिटर्न में लेटर दे दिया गया कि भाई इनकी किलिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि यहां पर देखा जाए तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल फर्स्ट में तो अगर कोई भी स्पीसी एंटर होगी तो हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी जा रही है इंडिया में, बट यहां पर किलिंग अलाउ क्यों कर दी? रीजन बीइंग कि ये ह्यूमन बीइंग के लिए कहीं ना कहीं थ्रेट बन रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में इनको टैकल करना एक तरीके से जरूरी हो जाता है, इसलिए ये अप्रूवल चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अपनी तरफ से रिटर्न में दे सकते हैं और यही किया गया। थ्रेट्स की बात करें तो हैबिटाट लॉस इनके लिए बहुत बड़ा खतरा है और दूसरा, इनको सरवाइव करने के लिए जिन भी स्पीसीज को ये कंज्यूम करते हैं, हंट करते हैं, उनकी भी पॉपुलेशन डिक्लाइन करना इनके लिए खतरा है।
इसके अलावा देखा जाए तो ये जनरली आप देखोगे कि इनके अंदर एक बिहेवियर होता है, भेड़िया भूलता बहुत कम है। भेड़िया कम्युनिटी वाइज बहुत ज्यादा ओरिएंटेड रहता है। एक भी भेड़िए के साथ में अगर आप छेड़छाड़ कर दोगे तो उसका आपको कॉन्सिक्वेंस देखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। दूसरे भेड़िए आकर के पूरा ग्रुप में पूरा अपना खेल कर जाएंगे वो। तो इस तरीके से आपको ध्यान रख लेना है इंडियन ग्रे वॉल्फ के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है सेमल ट्री। इसको सिल्क कॉटन ट्री भी बोलते हैं और साइंटिफिक नेम की बात करें तो बॉम्बेक्स सैबा बोला जाता है। इसकी क्या हो रही है कि जो राजस्थान का सदर्न रीजन है ना, राजस्थान का जो सदर्न रीजन है वहां पर भील, गरासिया ये ट्राइब्स रहती हैं। तो इस एरिया में लगातार सेमल का जो ट्री है, ये पेड़ है, इसकी कटाई हो रही है। इसकी वजह से एक तो बायोडाइवर्सिटी को तो लॉस है ही, प्लस साथ ही साथ उसको उसके अंदर आप देखते हो कि ये जो ट्राइब्स हैं भील गरासिया, इनके लिए ये कल्चरल इंपॉर्टेंस वाला भी ट्री है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी बायोडाइवर्सिटी और कल्चरल एस्पेक्ट में ये नेगेटिव अपने अप्रोच दिख रही है। तो ऐसे में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्री। मिलता कहां है? जनरली राजस्थान वाले एरिया में आपको देखने को मिल जाएगा। इस ट्री का आप देखो अपीयरेंस, एकदम सीधा ट्रंक है। इसके अलावा इसके फ्लावर्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। ट्रंक जो होता है या पूरा पेड़ होता है ना, उसमें छोटे छोटे कांटे निकले हुए रहते हैं, क्योंकि ये बेसिकली एक तरीके से डेसिडुअस टेंडेंसी का प्लांट है। इसका मतलब ये हो गया कि पतझड़ी टाइम के ऊपर इसके पत्ते झड़ जाया करते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो आज के समय में इनकी कटिंग या फिर जो इनको खत्म किया जा रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि इनके पेड़, इनके मतलब तने से काट करके और पेपर बनाया जाता है, प्लस चीप फर्नीचर भी बनाया जाता है। और इसका जो फूल होता है और इसका जो बीज होता है उसमें एक तरीके का फाइबर निकलता है, इसीलिए इसको सिल्क कॉटन ट्री भी बोल दिया। उस फाइबर का यूज जो है वो डिफरेंट मैट्रेसेस, पिलोज इनको बनाने में भी किया जाता है। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बट इसका लगातार कटाई होना ये अपने आप में इकोलॉजी के लिए खतरा है। तो कुल मिलाकर के राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट 1953 और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, इसका यहां पर वायलेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर हम बायोडाइवर्सिटी और फॉरेस्ट एरिया की कंजर्वेशन की प्रोविजन की बात करते हैं। आप देखते हो कि ये पेड़ जो है ये इकोसिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा इंटीग्रल है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इस पेड़ के ऊपर जो भंवरों का नाम सुना होगा, रॉक बीज जिनको बोलते हैं, जो चट्टान के ऊपर अपना छाता बनाते हैं, वो भी यहां पर ही इस पेड़ को प्रेफर करते हैं। रीजन बीइंग कि कहीं ना कहीं जो ये रॉक बीज का छाता हो ना, उनको खतरा रहता है कुछ प्रीडेटर्स का, जिसमें एक एग्जाम्पल है आपका स्लॉथ बियर का। भालू होता है ना, वो पेड़ पे चढ़ करके और शहद खा जाता है। तो ऐसे में जब इस पेड़ के ऊपर कांटे होते हैं ना, तो इस वजह से ये बीज यहां पर अपना शहद बना, मतलब अपना छाता बना देते हैं, और इस वजह से वो प्रोटेक्शन भी हो जाता है कि कांटों की वजह से फिर प्रेडेटर्स ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। इसके अलावा ट्राइबल कम्युनिटीज इसको कंज्यूम करती है। कैसे? मॉनसून सीजन में इस पेड़ की जो जड़ें होती हैं उनको ट्राइबल कम्युनिटीज के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। रेड कलर की होती है, बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है। इसके अलावा ये एक मोथ है, ये एक तरीके का इंसेक्ट जिसका नाम है, आप यहां पर देख सकते हो, दैट इज ब्यूक्यू ब्यूक्यूलेट्रिक्स कार्टेरा कार्टेराकमा। ठीक है, क्रेटेराकमा क्रेटेराकमा। ठीक है, ये इंसेक्ट भी इस पेड़ की लीव्स को खा करके सरवाइव करता है। इसके अलावा आपने चिड़िया देखी होगी, नॉर्मल स्पैरो जिसको बोलते हैं, उसमें एक वेरिएंट है, एक स्पीसी है जिसको बोलते हैं गोल्डन क्राउन स्पैरो। मतलब उसका जो सिर है चिड़िया का, वहां यहां पर आपको गोल्डन कलर दिख जाएगा। ठीक है, वो स्पैरो क्या करती है, अपना छाता जब बनाती है ना, तो इस सेमल ट्री के बीजों से जो कॉटन फाइबर निकलता रहता है ना, उससे लेकर के उसकी बुनाई करती है। अब आप देखो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्री है ये। इसके अलावा इस पे एक तरीके का इंसेक्ट भी है, वो भी सरवाइव करता है, जिसका नाम है डेस्डैर्कस बग्स। इसके अलावा इंडियन क्रेसेटेड आपका पॉर्क्यूपाइन, पॉर्क्यूपाइन देखा होगा आपने, किस तरीके कांटे होते हैं ना। और जब भी कोई हंटर, मान लो लायन, या फिर फॉर एग्जांपल आप मोटी बात करें लायन के अलावा, आप लेपर्ड है या टाइगर, वो अटैक करता है तो वो अपने बाल फैला लेता है। वो बाल ही होते हैं एक्चुअल में, पर वो कांटों की तरह काम करते हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन कर देता है। तो ये भी कहीं ना कहीं सेमल ट्री पे सर्वाइव करते हैं। इसके अलावा जो काले मुंह के बंदर होते हैं ना, हनुमान लंगूर्स, वो भी इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इनके फ्लावर्स को इनको खा करके। समझे बात को? इसके अलावा यहां पर राजस्थान में गरासिया ट्राइब, कथोड़ी ट्राइब और भील ट्राइब जो हैं, वो अपनी कल्चर में सेमल ट्री की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस लेकर के चलते हैं।
गरासिया ट्राइब्स का तो ये मानना है कि सेमल ट्री से ही हमारी उत्पत्ति हुई है, ये हमारे पूर्वज हैं। तो आप सोचो कि कितना ज्यादा नेचर की कंजर्वेशन को लेकर के अप्रोच डेवलप कर रखी है उन्होंने। इसके अलावा कथोड़ी ट्राइब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए इस ट्री के जो आप कह सकते हो लकड़ी है उसका काम लेते हैं, और भील ट्राइब्स बर्तन बनाने में इस ट्री के आप कह सकते हो प्रोडक्ट्स को यूज करती हैं। तो कुल मिलाकर के इन ट्राइब्स के लिए आप देखो कितना कल्चरल इंपॉर्टेंस रखता है ये ट्री। अब देखो आप लोगों के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है यहां पर। सिंपल आपके पास में 4 ऑप्शन दे दिए, बोल दिया कि बताओ आइडेंटिफाई करो ये कौन सा ट्री है। इट इज नॉन फॉर इट्स डिस्टिंक्टिव स्पाइकी रेड फ्लावर्स एंड फ्लफी सीड पोड्स which contain a cotton-like substance that was once used for stuffing pillows and mattresses. Prized for ornamental values, often grown in parks and garden. तो ये देखो कितना एक क्रिएटिव लाइंस हैं जो कि हमें सीधा इशारा कर रही है कि हाँ भाई सेमल ट्री की बात हो रही है, और ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। समझ गए? तो ध्यान से देख लेना भाई। आ जाओ फिर नेक्स्ट, हिमालयन मेगापी की बात करें तो देखो कश्मीर से म्यांमार तक ये मेगापीस अभी देखी गई हैं। इनकी फैमिली की बात करें तो कॉर्विडाई फैमिली से बिलोंग करती हैं, जिससे क्रो, जाइज, रेवन ये बिलोंग किया करते हैं। टिपिकली ये बहुत आवाज करने वाले होते हैं और इंक्विजिटिव भी हैं। दैट मींस ये चीजों को इन्वेस्टिगेट करने में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। जैसे कि कहीं पे कोई चीज पड़ी मिल गई तो उसको खाना भी नहीं है, कुछ लेना भी नहीं है, तो कम से कम पता तो करेंगे कि क्या है, देखें इसमें, है ना। इसके अलावा जो भी फॉकलोर्स हैं, लोक कथाएं हैं, उनमें इनके बारे में जब बोला जाता है ना तो एक ओमेन्स वाली अप्रोच है। दैट मींस कहीं ना कहीं इनको भविष्य के लिए अच्छी या फिर शुभ माना जाता है। अगर इनको देख लिया जाए तो होता ना कि यार वो पक्षी आपने देख लिया तो यार ये तो बहुत ही बढ़िया और शगुन वाली बात हो गई। आई बात समझ में? तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा पक्षी माना गया। क्यों? क्योंकि भाई सीधी बात है, इकोसिस्टम में ये इंसेक्ट्स को इनको खा करके एक बैलेंस बना करके रखते हैं। इनकी डिफरेंट स्पीसीज की बात करें तो इनमें एक तो गोल्डन बिल्ड आपको मेगापी मिल जाएगी, जिसकी चोंच गोल्डन कलर की होती है, जो जनरली कश्मीर से म्यांमार तक मिल जाएगा 3000 से भी ज्यादा हाइट की फीट की हाइट से ऊपर। ठीक है। रेड बिल्ड मेगापी, जिसकी अभी यहां पर बात करें तो ये रेड बिल्ड ही है, इसकी चोंच देखो लाल कलर की है। ये थोड़ा सा लोअर लैटिट्यूड पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप देखते हो ब्लू मेगापी है, वो भी लोअर लैटिट्यूड ऑल्टीट्यूड मतलब कम हाइट पे मिल जाएगा आपको, और जनरली वो ह्यूमन सेटलमेंट के आसपास में मिलेगा। और उनका जो नेस्ट है वो आपको मिलेगा रोडोडेंड्रॉन जो ट्री होता है ना, रोडोडेंड्रॉन ट्री जो है उस पे ये जनरली अपना घोंसला बना करके रखते हैं। ये हिमालयन मेगापी के ही वेरिएंट्स है, और आईयूसीएन में इसको लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में डाला हुआ है। तो ये हमारी 3 स्पीसीज हो गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, पर क्वेश्चन पे चलने से पहले आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। देखो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से आईडीएमपी सेल्फ स्टडी प्रोग्राम 2025 रन कराया जा रहा है, जिसमें आपको एमसीक्यूज की और आंसर राइटिंग की पूरी प्रैक्टिस कराई जा रही है, जिसमें 4500 से ज्यादा तो आपके जीएस के और 750 से ज्यादा सी सेट के तो एमसीक्यूज होंगे, और 450 से ज्यादा आपके मेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और 30 से ज्यादा ऐसे टॉपिक्स के ऊपर आंसर राइटिंग, आपकी ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस। इसके डिफरेंट फेजेस को हमने प्लान कर रखा है, जिसमें फर्स्ट फेज तो देखो अभी करंटली चल गया है, सेकंड फेज 11 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, थर्ड फेज 1 फरवरी से, चौथा फेज आपका 23 मार्च से। और जरूरत पड़ी और टाइमिंग के अकॉर्डिंग देखें तो जैसे ही प्रीलिम्स का आपका रिजल्ट आ जाएगा, थोड़ा सा रिजल्ट से पहले हम बोलेंगे प्रीलिम्स हो गई, तब डिसाइड कर लेंगे कि हाँ भाई हमें क्या क्या और कंडक्ट कराने हैं आगे सेल्फ स्टडी वालों को सपोर्ट देने के लिए। तो ये आईडीएमपी सेल्फ स्टडी प्रोग्राम आपकी खुद की तैयारी में गजब का बूस्ट देने का काम कर देगा। अब देखो पिछला क्वेश्चन जो था वो ये था कि आपके सामने मैंने 3 स्पीसीज दी थी, हमें आइडेंटिफाई करना था कि इन तीनों में से कौन सा स्पीसी जो है वो अपने प्रेडेटर से बचने के लिए खुद को लपेट लेता है चारों तरफ एक कवच के अंदर। तो देखो यहां पर एक तो ये है स्पीसी जिसको हम बोलते हैं पेंगोलिन, और एक ये है हेजहोग। ये दोनों मिलकर के अपने प्रोटेक्शन के लिए पूरा लिपट जाते हैं अंदर, और बाहर की तरफ इनका ये प्रोटेक्टिव शील्ड आ जाता है। जबकि ये मोरमॉथ की बात करें तो देखो इनके पास में ऐसा कोई फीचर नहीं है, तो आंसर आपका डी चला जाता है। सिंपल सी बात है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज के लिए आपके लिए जिसका आंसर आपको देना है वो ये है। ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरीके से अगले हफ्ते आपके इस सवाल की जवाब के साथ भी मिलेंगे, और नए 3 या 4 स्पीसीज के साथ और एक और डिस्कशन के साथ हम इंटरेक्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।